हेलो एवरीवन। मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि मैं आप लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं ऑलरेडी आपको G20, G7, ब्रिक्स और आपका SCO, शार्क और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा चुका हूँ। कल मैंने आपको इंटरनेशनल इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में पढ़ाया था। इन सब के बारे में आप मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे जाके आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके इन सब के बारे में आप देख सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपको GCC के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। GCC GCC का मतलब है, फुल फॉर्म है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो यहाँ पे नाम से जो समझ में आ रहा है, अगर हम खाली नाम को देखें तो यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है ये कॉपरेशन काउंसिल है। मतलब जो भी इसमें मेंबर्स हैं, जो भी इसमें कंट्रीज हैं, उनकी एक काउंसिल है जो ये आपस में कॉपरेट करेंगी। और ये सब जो मेंबर्स हैं इसके गल्फ रीजन से बिलोंग करते हैं। ये गल्फ जो है एक रीजन है, ठीक है। ये जो हम अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वहां पे एक रीजन आता है गल्फ, हिंदी में इसको कहते हैं खाड़ी, खाड़ी रीजन, ठीक है। तो गल्फ रीजन जो है आपका, वहां की एक काउंसिल है, ठीक है। आइए अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। GCC इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। पहले रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताता हूँ। मैंने आपको हर वीडियो में बताया रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक रीजन से बिलोंग करती है, किसी भी रीजन से। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ ये गल्फ रीजन से बिलोंग करेगी, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी रीजन से बिलोंग करे उसको एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ना। और ये जो है वो इकोनॉमी और पॉलिटिकली जो है इस रीजन में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ट्रेड वगैरह जो भी हो रहा है उसके ऊपर ये फोकस करेगी, ठीक है। इसके बाद ये 1989 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसके जो हेडक्वार्टर है, HQ मतलब हेडक्वार्टर है यहाँ पे, है ना। हेडक्वार्टर है इसके रियाद, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। वहां पे इसके हेडक्वार्टर है, ओके। अब देखते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जो मेंबर हैं, जो इस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, वो अपने उनके जो रिलेशंस हैं, जितने मेंबर हैं उनके जो स्पेशल रिलेशंस हैं, चाहे वो जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी हो। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, मतलब एक दूसरे के पास रहना, क्लोजनेस, है ना। तो ये जोग्राफिकली जितनी भी कंट्रीज है, मैंने बताया एक रीजन से बिलोंग करती हैं, गल्फ रीजन से, तो ये जोग्राफिकली एक दूसरे के पास हैं, आस पास है, एक दूसरे की नेबर होंगे, एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, ठीक है। फिर सिमिलर पॉलिटिकल सिस्टम, मैंने तो आपको बताया है पॉलिटिकली बहुत फोकस करेगी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे देखेंगे पॉलिटिकल जो है, जो इनके सिस्टम्स हैं, जो भी इनकी पॉलिसी, जिस हिसाब से इनकी पॉलिसी चलती है, जो भी इनके यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है वो सेम से है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इनके पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस्लामिक बिलीफ पे बिलोंग करते हैं। इस्लामिक बिलीफ से क्यों करते हैं कि इस रीजन में जितनी भी कंट्री आती है ना, उसमें से मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो इस्लामिक रिलीजन है, उनका जो बेसिक रिलीजन है, मतलब जो मेजोरिटी रिलीजन है वो इस्लामिक रिलीजन है, ठीक है। तो इसलिए जो इनके इस्लामिक बिलीफ है, जो इस्लाम चीजों पर बिलोंग करता है, उस ऐसे इनके पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। और इनके ऑब्जेक्टिव भी कॉमन है कि इनको क्या क्या काम करना है, इसीलिए ये सब मेंबर्स इस ग्रुप में आते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके मेंबर कितने हैं। तो ये इसके मेंबर हैं, इसके टोटल 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके टोटल 6 मेंबर्स हैं। तो हम देखते हैं इसके मेंबर्स क्या क्या है। सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत और बहरीन, ये इसके, और UAE, ये इसके 6 मेंबर है। UAE मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं, ये जो 3 वर्ड लिखे हुए हैं, एब्सोल्यूट मोनार्क, एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और फेडरल मोनार्की, इनका क्या मतलब होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ मोनार्की का मतलब क्या होता है। मोनार्की का मतलब होता है किसी एक के पास सारी पावर हो। कोई एक चाहे वो आदमी हो, चाहे कोई एक कंट्री हो, चाहे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी एक के पास सारी पावर हो, उस चीज को मोनार्की बोलते हैं, उसको मोनार्क बोलते हैं। मोनार्क मतलब उस आदमी को जो बोलेंगे वो मोनार्क बोलेंगे, और मोनार्की उस सिस्टम को बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है। ये इनके पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, ये इनके यहाँ पे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं है जैसे इंडिया में है, ये मोनार्की को फॉलो करते हैं, ठीक है। इस सिस्टम को मोनार्की बोलते हैं। और ये 3 प्रकार की मोनार्की है, जो जितनी 6 कंट्रीज हैं अलग अलग तरह की मोनार्की इनके यहाँ
होती हैं, ये अलग अलग मोनार्की के टाइप हैं जो इनके यहाँ फॉलो होते हैं, ठीक है। तो पहले हम एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है सबसे मतलब सब चीज मोनार्की की, इसमें कुछ वो नहीं है। जो मोनार्की का सीधा सीधा मतलब है, एक जो आदमी है उसके पास सारी पावर है, तो यहाँ पे जो भी किंग है उसके पास सारी पावर है, वही सारे डिसीजन लेगा, कुछ भी चाहे कंट्री में हो सब कुछ डिसीजन वही लेगा, वही हेड ऑफ द स्टेट है, वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है उसका हेड भी वही है, और हेड ऑफ द स्टेट मतलब जो पूरी कंट्री है उसका हेड भी वही है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ दो होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होता है हमारे प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट पावर में होती है उसके हेड होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों के दोनों एक ही है, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट मोनार्की फॉलो करती हैं वो दो कंट्री हैं आपकी, सऊदी अरेबिया और ओमान, ठीक है। सऊदी अरेबिया और ओमान। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, सेकंड वाला। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? इसमें जो किंग है, किंग जो होगा उसके पास लिमिटेड पावर होगी। जो एब्सोल्यूट मोनार्की है उसमें उसमें सारी पावर उसी के पास होंगी, किंग के पास। लेकिन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है इसमें उसके पास लिमिटेड पावर होंगी। कुछ जो डिसीजन है वो जो है पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाएंगे, जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा लिए जाएंगे, बाकी डिसीजन मोनार्क के द्वारा लिए जाएंगे। मोनार्क मतलब जो किंग है वहां, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पार्लियामेंट के द्वारा क्या क्या, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या डिसीजन लिए जाएंगे, जैसे फॉरेन अफेयर का कोई है, ट्रेड से रिलेटेड कोई वो है, कोई इंटरनल इश्यू के ऊपर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाएंगे, बाकी सब इस मोनार्क के द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो भी काम करता है। यहाँ पे सारा काम मोनार्क करेगा एब्सोल्यूट मोनार्की में, ठीक है। फिर हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो दो कंट्रीज में है आपकी, कतर में, सॉरी तीन कंट्रीज में, कतर में, कुवैत में और बहरीन में, ठीक है। इन तीन कंट्रीज में। फिर हम बात करते हैं फेडरल मोनार्की। फेडरल मोनार्की क्या होता है? ये जो वर्ड है ना फेडरल, मोनार्की का मैंने मतलब आपको समझा दिया, और फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब क्या होता है? ये एक बहुत ही फेमस टर्म है। अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो ये बहुत फेमस वर्ड है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस में ले लें, चाहे पॉलिटी में ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत फेमस टर्म है फेडरल। फेडरल का मतलब होता है एक मेन कंट्री, जैसे इंडिया है पूरी कंट्री, फिर वो अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई है, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, वो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे पॉलिटी में जाके, पॉलिटिकल साइंस में जब फेडरल के बारे में पढ़ेंगे, फेडरलिज्म, फेडरल और कितने टाइप के होते हैं उसमें पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे इंडिया है, इंडिया जो है वो अलग अलग स्टेट्स में बता है, तो इंडिया का और उन स्टेट्स के जो रिलेशन होंगे बीच में, मतलब जो सेंट्रल इंडिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट है, इनके जो रिलेशन होंगे उसको फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है, उसको फेडरल कहते हैं, ठीक है। और जैसे यूएस में, यूएस जो अलग अलग कंट्रीज है वो सब साथ मिलके आ गई और एक कंट्री बना दी उन्होंने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उनके जो रिलेशन है बाकी सब कंट्रीज की और जो मेन गवर्नमेंट है वहां पे उनके रिलेशन, उसको फेडरलिज्म बोलेंगे। ये दो प्रकार की होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे मोनार्क होता है, ठीक है। तो इसमें यूएई होता है, यूएई में है ये सिस्टम, ये फेडरल मोनार्क, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यूएई की गवर्नमेंट अलग है, और यहाँ पे हम नाम देखेंगे इसका है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई की फुल फॉर्म। तो यहाँ पे जो एमिरेट्स बोलते हैं, जैसे इंडिया में स्टेट्स बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे जो अलग अलग हिस्से में लैंड बटी हुई है उनको एमिरेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो यूएई है वो 7 एमिरेट्स में बटी हुई है, आपने सुना होगा, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, शारजा है, ऐसे करके सात सात एमिरेट्स में बटी हुई है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, और ये सातों की जो ये 7 एमिरेट्स में बटी हुई है, इनकी गवर्नमेंट जो है, इनके बीच के रिलेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो ये बाकी 7 की गवर्नमेंट है इनके बीच के रिलेशन को फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फेडरल मोनार्की। तो आशा है मुझे आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फेडरल मोनार्की, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं मैप में ये 6 की 6 कंट्री कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। पहले हम देखते हैं सऊदी अरेबिया कहाँ पे है। आइए, ये मेरा एक रफ मैप है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप चाहें तो गूगल करके या फिर ओरिजिनल जो कोई भी आपके एटलस उठा के देख सकते हैं मैप को, ठीक है। ये एक रफ मैप है। तो पहले हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, ठीक है। ये सबसे ऊपर लिखा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया आपका यहाँ पे है, इस एरिया में आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये है सऊदी अरेबिया, मैं स्केच चेंज कर लेता हूँ। ये आपका सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया, ठीक है।
अब हम देखते हैं ओमान, ये हमने सऊदी अरेबिया देख लिया, अब हम देखते हैं ओमान कहाँ पे है। ठीक है, ये जो एरिया है ये वाला, ये आपका ओमान है। ठीक है, ये आपका ओमान है। इसके बाद देखते हैं कतर कहाँ है। कतर, ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा वो ऊपर को निकला हुआ है यहाँ पे, ये आपका कतर है। ठीक है, ये आपका कतर है। ठीक है, क्यू बना देता हूँ यहाँ पे, ये कतर है। ठीक है, उसके बाद कुवैत कहाँ पे है। कुवैत जो है आपका वो यहाँ पे है, कुवैत ऐसे, ये कुवैत है। ठीक है, आप यहाँ पे मैप में देखेंगे जब तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको रफली बता रहा हूँ कौन सी जो कंट्री है वो कहाँ पे, कुवैत यहाँ पे। उसके बाद बहरीन, बहरीन भी एक बहुत छोटी सी कंट्री है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पर्शियन गल्फ बोलते हैं। ये जो है, ये जो ये वाटर बॉडी है ना, ये वाटर बॉडी है। ठीक है, मैं आपको वाटर बॉडी बताता हूँ, इसके आसपास जो है पहले, ये जो है इसको बोलते हैं रेड सी। ठीक है, इसको बोलते हैं सी ऑफ एडन। ठीक है, ये आपका अरेबियन सी है, इंडिया के साइड में आपको पता है अरेबियन सी, इंडियन सी, इंडियन ओशियन, ये बे ऑफ बंगाल है आपका, ये इंडिया है। ये जो है यहाँ पे मतलब इसमें नहीं आता है, जीसीसी का मेंबर नहीं है। मैं आपको बस बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ठीक है, ये जो है ये आपका पर्शियन गल्फ है, इसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं। ठीक है, और इसको सी ऑफ ओमान बोलते हैं नीचे वाले को। और ये जो आपको ये दिख रही है ना, ये छोटी सी, ये मैं बताता हूँ आपको, किसी दो लैंड के बीच में से अगर बहुत छोटी सी पतली सी पानी की वो निकल रही है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रेट इंग्लिश में। ठीक है, तो इस एरिया को बोलते हैं, ये जो है ये वाला जो है ये, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ठीक है, तो ये जो पर्शियन गल्फ है, इसमें ये वाला जो एरिया है ये है आपका बहरीन। ठीक है, अब आगे चलते हैं यूएई। यूएई कहाँ पे है, यहाँ पे है यूएई ऐसे, ये आपका ये है यूएई, ये 7 एमिरेट्स में बटा हुआ है, मैंने आपको जैसे बताया। तो ये सारी कंट्रीज का, ये जितनी भी 6 की 6 कंट्री है जो जीसीसी में आती हैं, इन सबका ये मैंने ज्योग्राफिकली आपको बता दिया है मैप में कहाँ कहाँ है। आप गूगल करके इन सबको देख सकते हैं, इन सबके एग्जैक्ट लोकेशन, ये रफ लोकेशन मैंने आपको इनकी बता दिया है। और ये इनके आसपास जो भी सी हैं, जो भी वाटर बॉडीज हैं, उनकी लोकेशन भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पर्शियन गल्फ, अगर क्वेश्चन किसी उसमें आया तो पर्शियन गल्फ से आएगा या तो रेड सी से आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुछ मेंबर्स हैं इस ग्रुप में, कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इस ग्रुप की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। इन्होंने अप्लाई किया हुआ है कि हमको इसको मेंबरशिप चाहिए, लेकिन अभी इसके मेंबर नहीं है। वो कौन कौन सी कंट्रीज है, ये जो अप्लाइड मेंबर है वो है यमन, जॉर्डन और मोरक्को। ठीक है, ये 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, मोरक्को इधर अफ्रीका में आता है, जॉर्डन यहाँ ऊपर आता है, ये इजराइल वाला हिस्सा है इसके साइड में, यहाँ पे आता है। और यमन, यमन ये वाला है, ये जो है ये यमन। ठीक है, ये यमन है, जॉर्डन यहाँ पे आएगा और मोरक्को यहाँ पे अफ्रीका में आता है। ठीक है, देख लीजिएगा आप गूगल करके मैप, या आपके पास एटलस हो उसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका एजेंडा क्या है, इस ग्रुप का, जीसीसी का एजेंडा क्या है, इस ग्रुप को क्यों बनाया गया है, किस चीज पे काम कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, इसका एजेंडा देख लेते हैं। इसका एजेंडा है टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन मेंबर स्टेट इन ऑल फील्ड्स। जितनी भी मेंबर स्टेट है, 6 मेंबर स्टेट है इस टाइम। मेंबर स्टेट का मतलब जो मेंबर है इस ग्रुप की, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी बात हो रही है। तो ये जो मेंबर स्टेट है ये 6 की 6, इनके बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो सके सब फील्ड में, चाहे इकोनॉमी का फील्ड हो, चाहे टूरिज्म का फील्ड हो, चाहे सोशल फील्ड हो, चाहे कल्चरल फील्ड हो, चाहे पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात हो। ठीक है, ये अच्छे से कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट कर सके एक दूसरे के साथ, इंटीग्रेशन कर सके। इंटीग्रेशन मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ के रह सके। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में बात करें, इसका मतलब सीधा होता है जुड़ के रहना। ठीक है, हिंदी में इसको जुड़ के रहना बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन, जुड़ के एक साथ रह सके। इंटरकनेक्शन, एक दूसरे के साथ कनेक्शन अच्छा कर सके, एक दूसरे के साथ कनेक्शन अच्छा कर सके, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बढ़ा सके बिटवीन मेंबर स्टेट, जो मेंबर स्टेट है ऑल फील्ड्स में, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात हो। तो इसलिए इस ग्रुप को बनाया गया है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टू डीपन एंड स्ट्रेंथन रिलेशन एंड एरिया ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा ऑब्जेक्टिव का पॉइंट कह रहा है जो इनके रिलेशंस हैं, ठीक है,
उसको ये डीपन कर सके, मतलब गहराई में अच्छा कर सके, गहरा कर सके उसको, स्ट्रेंथन कर सके, स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत कर सके, डीपन का मतलब गहरा कर सके, ठीक है, जो इनके रिलेशन हैं। और जो एरिया ऑफ कॉपरेशन है उसमें अच्छे से काम कर सके। ये अलग अलग एरिया हैं, जैसे अलग अलग एरिया, जैसे अलग अलग फील्ड मैंने बताया आपको, चाहे वो इकोनॉमी ट्रेड वाला फील्ड हो, चाहे वो आपका कल्चर वाला फील्ड हो, सोशल एक्सचेंज वाला फील्ड हो, पीपल टू पीपल रिलेशन हो, टूरिज्म हो, कोई भी फील्ड है उसमें अच्छे से कॉपरेट कर सके एक दूसरे के साथ, ठीक है, चाहे वो मिलिट्रली एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना हो, ठीक है। और अगला वो देखते हैं इसका एजेंडा, इसका ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल टाइज। जितनी भी कंट्रीज हैं ये 6 की 6, ये इनके जो लोग हैं आपस में, इन लोगों के बीच में वो बढ़ा सके रिलेशन। अगर लोगों के बीच में रिलेशन अच्छा होगा तो कंट्री आराम से काम करेंगी, आराम से ट्रेड कर सकती हैं, और आराम से ट्रेड कर सकती हैं, टूरिज्म भी बढ़ेगा, और अच्छे से दोस्त बन के एरिया को पीसफुली एंजॉय कर सकती हैं। जो पूरा एरिया है उसको पीस लविंग एरिया बना सकती हैं, ठीक है। तो ये इसका एक और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? एक तो प्रमोट करे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट कर सकें एक दूसरे के साथ, अच्छे से इंटीग्रेट हो सकें, और इंटरकनेक्शन ऑल फील्ड में बढ़ा सके जितने मेंबर्स हैं इसके। दूसरा इसका है ऑब्जेक्टिव डीप कर सके और स्ट्रेंथ कर सके अपने रिलेशंस को, और एरिया ऑफ कॉपरेशन उसको बढ़ा सके, एरिया ऑफ कॉपरेशन ज्यादा से ज्यादा एरिया में कॉपरेट कर सके एक दूसरे के साथ, और पीपल टू पीपल रिलेशन को मजबूत कर सके, ठीक है। ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव है। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है गल्फ रीजन की। ये जो रीजन है ना, ये पूरा रीजन, ये वाला, इसको गल्फ रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये जो रीजन है इसको गल्फ रीजन बोलते हैं, या आप इसको मिडिल ईस्ट भी बोल देते हैं। मिडिल ईस्ट क्यों बोलते हैं इसको? कि ये आपका उधर वेस्ट हो गया, इधर वाला एरिया, सॉरी उधर वाला एरिया ईस्ट हो गया आपका, इधर वाला यहाँ रखो, जैसे ये मेन पॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इससे इधर वाला एरिया आपका ईस्ट हो गया, तो इंडिया ईस्ट एरिया में आता है। इससे इधर वाला एरिया जो यूएस वाला एरिया है ये सब वेस्ट हो गया, तो ये मिडिल में आता है, इसलिए इसको मिडिल ईस्ट बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि अफ्रीका जो है इसको भी ईस्ट बोलते हैं, तो ये जो मिडिल ईस्ट में आ जाता है एरिया, ठीक है, इसको मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं, इसको हम गल्फ रीजन भी बोल सकते हैं, या पर्शियन रीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। पर्शियन रीजन ही पर्शियन गल्फ की वजह से बोलते हैं, जो वाटर बॉडी है, ठीक है। तो इस रीजन की सिग्निफिकेंस को जानते हैं। इस रीजन की सिग्निफिकेंस क्या है, ये रीजन किस लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये रीजन इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट जानते हैं, कंट्री जो है इस रीजन में, कंट्री इन द रीजन आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। पहले जानते हैं क्रूड ऑयल क्या होता है। आपने सुना होगा जो जमीन से तेल निकलता है वो इस फॉर्म में नहीं निकलता जो हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, वो एक नॉर्मल क्रूड ऑयल निकलता है, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड का मतलब बिल्कुल बेसिक जो निकलता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, बस निकला है सीधा का सीधा, ठीक है, ऐसे वो निकलता है, ठीक है। उसके बाद उसको मशीनों के द्वारा प्योरीफाई किया जाता है, और उसके बाद पेट्रोल डीजल ये सब इसमें बनते हैं, गैसेस बनती है, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज हैं, जितनी 6 कंट्री, मतलब ये गल्फ रीजन में, ये जो गल्फ रीजन है इसमें जितनी भी कंट्री आती हैं, ये सब कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे जो कंट्रीज हैं ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं क्रूड ऑयल को और नेचुरल गैस को इस रीजन में। तो इसलिए इस रीजन की इंपॉर्टेंस वैसे इतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इतनी गाड़ी दुनिया में रन होती है, इतनी सारी प्लेन रन होते हैं, या कोई भी फैक्ट्री जो भी चीज रन होती है, सबको गैस की, नेचुरल गैस की जरूर होती है, क्रूड ऑयल के किसी ना किसी कंपोनेंट की जरूरत होती है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, या और कोई कंपोनेंट हो। तो इसलिए रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जानते हैं, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व एंड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड प्रूवन नेचुरल गैस रिजर्व। तो ये क्या कहना चाहता है, वो इस रीजन में है, ये पॉइंट ये कहना चाहता है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि इस जो 2/3 जितने भी वर्ल्ड में ऑयल रिजर्व है, ऑयल रिजर्व का मतलब जहां पे ऑयल पाया जाता है, जितने भी इस टाइम तक खोजे जा चुके हैं, उन सब में 2/3 जो है, ठीक है, वो इसी रीजन में पाए जाते हैं ऑयल के रिजर्व, जो प्रूवन है। प्रूवन मतलब जो खोजे जा चुके हैं कि यहाँ पे ऑयल है ही है, ठीक है। और 1/3 जो नेचुरल गैस के रिजर्व है वो भी इसी रीजन में पाए जाते हैं। तो इतना बड़ा पार्ट ऑयल का और इतना बड़ा पार्ट अगर गैस का इस रीजन में पाया जाएगा, तो इन कंट्रीज की इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाएगी, इस रीजन की इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है आपका ये गल्फ रीजन, ह्यूज अमाउंट ऑफ सी ट्रेड पास थ्रू द रीजन। जो सी ट्रेड है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में इस रीजन से पास होता है। ऐसा क्यों है?
हर कंट्री को ऑयल की जरूरत है, हर कंट्री को नेचुरल गैस की जरूरत है। अब जरूरत है इन कंट्री से खरीदेगा तो यहाँ यहाँ आना भी पड़ेगा खरीदने के लिए। जब यहाँ आएगा खरीदने के लिए तो इस रीजन में तो आएगा ही आएगा, जब इन कंट्री के पास आएगा तो इस वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ जो ट्रेड है वो यहाँ से पास होता है। और दूसरा रीजन क्या है, ये देखिए आप, ये जो एरिया ये यहाँ पे कैनाल है जिसको बोलते हैं स्विस कैनाल। स्विस कैनाल, कैनाल क्या होता है कि यहाँ पे नेचुरली ये हिस्सा यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे लैंड हुआ करती थी, लेकिन लोगों ने खोद के यहाँ पे एक वो बना दिया वाटर बॉडी, है ना, ताकि ऐसे घूम के ना जाना पड़े। अगर आपको यूरोप, यहाँ पे यूरोप से यहाँ इधर इस वाले रीजन में आना था तो पहले ऐसे निकल के आते थे अफ्रीका को क्रॉस करते हुए ऐसे। इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। इस जो ये आपका ये जो आपका ट्रेवल करने का जो ये रूट है इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। जो ब्रिटिश इंडिया में आए थे वो भी यहीं से आए थे, और जो आपने वास्को डी गामा के बारे में सुना था जो पुर्तगाली था वो भी यहीं से आया था, यहीं से निकल के, ठीक है। तो ये बहुत लंबा पड़ जाता था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने खोद के यहाँ पे इसको स्विस एक कैनाल बना ली, ठीक है, जिसके थ्रू ऐसे घूम के ना आने से ये मेडिटेरियन, ये यहाँ पे यहाँ से ऐसे सीधे निकल के आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ से मेडिटेरियन सी से हुए, स्विस कैनाल को क्रॉस किया और ये आपका रेड सी में आए और सी ऑफ एडन में आके और यहाँ आ गए, ठीक है, इंडियन ओशन में। और यहाँ पे जितना भी इनको ट्रेड करना है वो कर लिया, ठीक है। तो इंडिया का ट्रेड हुआ, ये इधर जितनी कंट्री है, या फिर इधर चाइना का ट्रेड हुआ यहाँ से, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नहीं 99% ट्रेड सब यहीं से होता है, ठीक है। क्योंकि ये रूट बहुत लंबा पड़ेगा तो इतना ही महंगा पड़ेगा, इतना दिन ज्यादा लगेंगे, दिन कम लगेंगे तो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रेड पास होता है। अगर हम इंडिया के लिए लेके जाए, जैसे यूरोप से आ रहा है, इसको मेडिटेरियन सी हमने बोल दिया, ठीक है। मेडिटेरियन सी से ये निकल के आया, स्विस कैनाल पास की, रेड सी से ये निकले हम, ये निकल के यहाँ पे आ गए इंडिया के मुंबई पोर्ट पे, गुजरात पोर्ट पे, जहाँ पे भी आना है, ठीक है। तो ऐसे निकल के ये रूट पूरा फॉलो किया, ठीक है। तो इसलिए भी इस पूरे रीजन में बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। अब हम कहाँ पहुंच गए? हाँ, हमने ह्यूज ट्रेड, इसकी इंपॉर्टेंस हमने जान ली। इस रीजन की सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये इसकी 3 सिग्निफिकेंस है। बहुत एक तो जो ट्रेड है बहुत ह्यूज ट्रेड पास होता है यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया कैसे, स्विस कैनाल वगैरह, मेडिटेरियन सी और ये सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बहुत ह्यूज अमाउंट में ऑयल रिजर्व है इसी रीजन में, ऑयल रिजर्व, नेचुरल गैस रिजर्व, और सबसे ज्यादा मेजोरिटी जो ऑयल रिजर्व, ऑयल जो है प्रोड्यूस होता है वो इसी रीजन में होता है, नेचुरल गैस जो प्रोड्यूस होती है वो इसी रीजन में होता है। तो ये इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, ये 3 इस रीजन की, ठीक है। अब हम आगे जानते हैं इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया का मतलब कैसा रिलेशन है इस ग्रुप से, ठीक है। इंडिया का कैसा रिलेशन है, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप, ठीक है। पहले हम जानते हैं इंडिया के रिलेशन क्या है। तो इंडिया के रिलेशन ना, ट्रेडिशनली बात करें, ट्रेडिशनली का मतलब है यहाँ पे पुराने जमाने से, हिस्टोरिकली बात करें, ठीक है, वो हमेशा फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं जीसीसी मेंबर्स के साथ। अब हिस्टोरिकली कैसे बोल सकता हूँ मैं, हिस्टोरिकली क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, अगर अब बहुत पहले की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे, तो यहाँ पे उस टाइम पे भी यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था उस समय भी, ठीक है। फिर हम ब्रिटिश वाले टाइम की बात, मतलब जो आपका मिडेवल वाला टाइम, ब्रिटिश वाला नहीं, ब्रिटिश तो मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है, जो मिडेवल वाला टाइम है आपका, ये ब्रिटिश वो सॉरी जो ये आपका मुगल्स वाला टाइम है, तो वहां पे इंडिया से जो भी ट्रेड होता था वो पहले यहाँ से, इंडिया से इस रीजन में होता था, यहाँ के थ्रू, ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर जाता था। जब भी उन लोगों को, जो यूरोप वाले थे, उनको इंडिया के बारे में पता चला, इंडिया में स्पाइसेस इतने सारे होते थे, स्पाइसेस मतलब मसाले वगैरह, तो मसालों के लिए ही इंडिया में सबसे पहली बार आए थे। क्योंकि जब मसाले ऐसे जाते थे, इंडिया से यहाँ गए, यहाँ से ऊपर गए, तो बहुत महंगे पड़ते थे, मतलब इतने महंगे पड़ते थे कि अगर वो पूरा रूट ऐसे ट्रेवल करके भी इंडिया में आए तो भी उनको सस्ता पड़ता था, लेकिन ऐसे जाने को उनको बहुत महंगा पड़ता था, ठीक है। इसीलिए सबसे पहली बार जो वास्को डी गामा इंडिया में आया था वो स्पाइसेस के लिए ही आया था। आप पढ़िएगा, हिस्ट्री में पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि पुराने जमाने में भी बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता था यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो पुराने जमाने से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत फ्रेंडली रिलेशंस हैं इस रीजन के साथ इंडिया के, ठीक है। उसके बाद अब हम जानते हैं रिलेशन को अलग अलग तोड़ के कि कैसे कैसे रिलेशन किस किस फील्ड में इंडिया के हैं। जैसे इकोनॉमी वाले फील्ड में वहाँ ऑयल के ऊपर फील्ड, ऑयल वाला फील्ड हो गया, ये स्ट्रेटेजिक रिलेशन, ये पॉलिटिकल रिलेशन, इनके बारे में जानते हैं इंडिया और जीसीसी कंट्रीज का। तो पहले इकोनॉमिक रिलेशन की बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ, इकोनॉमिक रिलेशन की बात करते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन में पहला पॉइंट है आपका, गल्फ प्रोवाइड एन एक्सीलेंट मार्केट पोटेंशियल फॉर इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग गुड एंड सर्विसेज एक्सेट्रा।
जो जो भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जो भी इंडिया में बनता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो रहा है या कोई सर्विस है जो सर्विस प्रोवाइड करता है इंडिया, उन सब के लिए गल्फ जो है बहुत पोटेंशियल मार्केट है इंडिया के लिए। पोटेंशियल क्या होता है? क्षमता। पोटेंशियल का हिंदी में मतलब होता है क्षमता वाली मार्केट है। पोटेंशियल का हिंदी में मतलब होता है क्षमता। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो गल्फ जो रीजन है, गल्फ वाली जो कंट्रीज हैं, वो इंडिया को बहुत क्षमता वाली मार्केट प्रोवाइड करती हैं, देती हैं इंडिया को। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग गुड, जो भी इंडिया सामान बनाता है उसके लिए, और कोई भी सर्विस इंडिया प्रोवाइड करता है उसके लिए, ठीक है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो बहुत अच्छा ट्रेड पोटेंशियल है इंडिया का और गल्फ कंट्रीज का, जीसीसी कंट्रीज का, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसकी उसमें बात करें, कुछ डाटा में बात करें, तो यहाँ पे डाटा कह रहा है 2020 और 22 में, 2021 और 2022 में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो $44 बिलियन थे। यूएस डॉलर की बात हो रही है, $44 बिलियन यूएस डॉलर थे, ठीक है। और वहीं अगर हम 2020 और 2021 की बात करें तो $27.8 बिलियन थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कितनी ग्रोथ है, यहाँ $44 बिलियन है, $27.8 बिलियन है, तो 10.4% की ग्रोथ दिखाई है एक साल में, पिछले में, ठीक है। तो इससे आप समझ रहे होंगे कितनी ग्रोथ दिखा रहा है इंडिया यहाँ इस रीजन में, ठीक है। और हम बात करें, जो ये ग्रोथ इंडिया दिखा रहा है, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। जो आपके जीसीसी कंट्रीज है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है इंडिया के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर में आती है। 2-3 कंट्री जो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के, उनमें 2-3 कंट्री आती है इस रीजन से। तो इसी से आप समझ पा रहे होगे कि इंडिया के लिए ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीसीसी वाला जो रीजन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें अराउंड 10 मिलियन, ये मिलियन है, एमएल जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये मिलियन लिखा हुआ है। ये 10 मिलियन इंडियंस लिव अक्रॉस द गल्फ एंड रेमिटेंसेस टू एंड सेंड रेमिटेंसेस टू इंडिया। सेंड लिखना भूल गया मैं, यहाँ सेंड आएगा, ठीक है। अराउंड 10 मिलियन इंडियंस लिव अक्रॉस द गल्फ एंड सेंड रेमिटेंसेस टू इंडिया। पहले हम जानते हैं रेमिटेंसेस क्या होता है, ये यहाँ पर टर्म लिखी हुई है रेमिटेंसेस। रेमिटेंस क्या होते हैं? रेमिटेंस होते हैं जैसे कोई आदमी है, वो इंडिया से बाहर कहीं रह रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई, जैसे मैं हूं और मैं मान लीजिए यूएई में जॉब कर रहा हूँ या कतर में कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया में कर रहा हूँ, यूएसए में जॉब कर रहा हूँ, तो वहां से जो भी मैं पैसे भेजूंगा अपनी फैमिली के लिए, जो मेरी फैमिली यहाँ रह रही है, उसको रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। जो भी मैंने भेजा वो इंडिया के लिए रेमिटेंस होगा, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि मैं जो पैसा भेजूंगा वो तो वहां की करेंसी में भेजूंगा। जो भी, जैसे यूएस से मैंने पैसे भेजा तो मैं तो डॉलर से भेजूंगा, लेकिन डॉलर इंडिया में तो किसी काम का है नहीं, ठीक है। तो वो इंडिया में आएगा, फिर वो एक्सचेंज होगा रुपी में, जो भी एक्सचेंज रेट होगा उस हिसाब से, और फिर मेरी कंट्री को, मेरी कंपनी को, मेरी फैमिली के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको रेमिटेंस बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो भी ये प्रोसीजर उस सबसे एक्सचेंज होकर मेरी फैमिली के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो ये रेमिटेंसेस बोलते हैं उसको, जो भी मैं पैसा वहां से भेजूंगा, ठीक है। तो जो, अगर हम इंडियंस की बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में इंडियंस रहते हैं इस गल्फ रीजन में, चाहे सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान या आपकी कुवैत की बात करें, जितना भी ये कंट्रीज हैं, इन सब में सबसे ह्यूज अमाउंट में रहते हैं, और सब कंट्री की अपेक्षा इस रीजन में सबसे ह्यूज अमाउंट में इंडियंस रहते हैं, जॉब करते हैं। अगर डाटा की बात करें तो 10 मिलियन मान के चलिए, पिछले कुछ, ये पुराना डाटा है थोड़ा सा, उस डाटा की बात करें तो 10 मिलियन इंडियंस रहते हैं डाटा के हिसाब से इस गल्फ रीजन में, ठीक है। और इंडिया को रेमिटेंसेस भेजते हैं। अब हम डाटा के उसमें जान लेते हैं, स्टैटिक्स को उसमें जान लेते हैं कि कितना भेजते हैं रेमिटेंसेस। अगर हम 2021 की बात करें, ठीक है, 2021 में इंडिया को जो टोटल रेमिटेंस मिला था ना, वो $87 मिलियन मिला था। टोटल मतलब कोई भी कंट्री हो, खाली इसी रीजन की कंट्री नहीं, चाहे यूएस हो या यूरोपीय कंट्री हो, रशिया हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री में टोटल रेमिटेंस इंडिया को $87 बिलियन आया था, ठीक है। उसमें से $45 बिलियन ना खाली इसी रीजन से आया था, गल्फ रीजन से। इसका मतलब है 50% से ऊपर, 50% से ऊपर जो है आपका रेमिटेंस जो है वो इस रीजन से आया 2021 में। तो आप समझ रहे होगे खाली इसी रीजन से 50% से ऊपर रेमिटेंस इंडिया में आया है, ठीक है। तो इस रीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है। इस साल की अगर हम बात करें 2022 की, 2022 में इंडिया ने 2021 में $87 बिलियन रेमिटेंस इंडिया ने कमाया था सब कंट्रीज से। इस बार इंडिया $100 बिलियन का वो मार्क क्रॉस कर चुका है, $100 बिलियन का, $100 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुका है रेमिटेंस में, ठीक है। तो ये 2021 का डाटा है कि 50% से ज्यादा रेमिटेंस जो है इंडिया ने 2021 में वो इस एरिया से कमाया था, गल्फ एरिया से, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन ऑयल।
गल्फ रीजन पे इंडिया की ऑयल के लिए क्या डिपेंडेंसी है। मैंने आपको बताया इस रीजन में तो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व है, सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो इंडिया को सीधी सादी बात है, इस जगह से ऑयल लेना ही लेना है, ऑयल लेना ही पड़ेगा। इंडिया के पास भी पड़ता है। अगर हम किसी और कंट्री की बात करें, यूएस से ऑयल मंगाए या रशिया से ऑयल मंगाए, तो हमको बहुत महंगा पड़ता है वो, क्योंकि दूर है ये पास है इंडिया के, तो यहाँ से सस्ता भी पड़ता है इंडिया को, इसलिए सबसे ज्यादा ऑयल इंडिया यहीं से मंगाता है। ठीक है, तो 2021-22 में इंडिया ने जो टोटल ऑयल मंगाया है, ठीक है, इस पूरे साल में जो इंडिया ने टोटल ऑयल मंगाया है, जितना भी किसी भी कंट्री से टोटल ऑयल जो मंगाया है, उसकी क्वांटिटी है 212.2 मिलियन टन। इतना ऑयल इंडिया ने मंगाया है, इतना क्रूड ऑयल इंडिया ने मंगाया है सब कंट्री से, 42 डिफरेंट कंट्री से, 42 कंट्री से, अलग अलग कंट्री से इतना ऑयल इंडिया ने मंगाया है, इतना क्रूड ऑयल। ठीक है, तो अगर हम खाली इसी रीजन की बात करें, इस रीजन से इसमें से कितना ऑयल है, 53.5%, 50% से ज्यादा ऑयल जो है वो इन्हीं कंट्री से मंगाया है इंडिया ने। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर सबसे ज्यादा इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज है उनमें सबसे ज्यादा ऑयल की बात करें तो इराक से मंगाता है। इराक अभी जीसीसी का पार्ट नहीं है, जीसीसी का मेंबर नहीं है, यहीं पे इराक है। ठीक है, इराक से ऑयल सबसे ज्यादा आता है, और उसके बाद इन कंट्रीज से सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सबसे आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर गल्फ एरिया की, वो भी गल्फ एरिया में ही आती है, इराक भी, लेकिन जीसीसी का पार्ट नहीं है अभी। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑयल गल्फ रीजन में इंडिया इराक से मंगाता है, और उसके बाद ये सऊदी अरेबिया और इन सबसे मंगाता है। ठीक है, ठीक है, तो 53.5, 50% से ज्यादा ऑयल इंडिया ने इस रीजन से मंगाया है। ठीक है, 2021 और 22 में। अगर हम इस साल की बात करें 22 में, जो अभी ये साल चल रहा है, तो इसमें थोड़ा रशिया का शेयर इसमें बढ़ गया है। रशिया का शेयर क्यों बढ़ गया है, क्योंकि और आपका यूएस का भी शेयर थोड़ा सा बढ़ गया है। रशिया का शेयर क्यों बढ़ गया है, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उसकी वजह से इंडिया को जो है रशिया बहुत सस्ता ऑयल दे रहा है, क्योंकि कोई और नेचुरल गैस और ऑयल इंडिया से उससे रशिया से खरीद नहीं रहा, तो इंडिया को सस्ती गैस वहां से मिल रही है, गैस और ऑयल, तो इसलिए इंडिया वहां से थोड़ा ज्यादा ले रहा है। ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी इनमें गिरावट आ गई है, लेकिन वो तो कुछ ही दिनों के लिए, और जब ये वो खत्म हो जाएगी वॉर, तो रशिया के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर इंडिया इस रीजन से और ज्यादा ऑयल लेना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्ट्रेटेजिक रिलेशन। स्ट्रेटेजिक रिलेशन में चाहे जियो पॉलिटिकल रिलेशन हो, चाहे मिलिट्री वाले रिलेशन हो, ये सब रिलेशन स्टैटिक रिलेशन में आते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जो है उसमें स्टैटिक रिलेशन इंडिया के कैसे हैं यहाँ के साथ, जो दोनों देश हैं, इंडिया और जो जीसीसी वाले देश हैं, ये सब जो है सेम टाइप के जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो करते हैं। सेम टाइप के सिक्योरिटी कंसर्न है इन दोनों कंट्रीज के, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडिया में टेररिस्ट का बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, पाकिस्तान के थ्रू टेररिज्म आता है इंडिया में बहुत ज्यादा, कश्मीर वाले एरिया में आता है, नीचे भी आता है। ठीक है, तो इंडिया में बहुत ज्यादा टेररिज्म का इशू है। इसी तरह ये जो रीजन है ना आपका, ये सऊदी अरेबिया, ये जितनी कंट्रीज है, यहाँ इस गल्फ रीजन में भी बहुत ज्यादा टेररिज्म का आपका वो है, टेररिज्म आता है बहुत ज्यादा, चाहे अलकायदा हो यहाँ पे, चाहे आपका खुरासन वाला हो, ये सब इसी एरिया में आते हैं। ठीक है, ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब वो इसी एरिया में आते हैं। ठीक है, तो जो टेररिज्म का जो प्रॉब्लम है वो इसी एरिया में भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब कंट्री और इंडिया साथ मिलकर इस इशू से लड़ सकती हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकती हैं, तो इसलिए इंडिया और इसका रिलेशन बहुत अच्छा है स्ट्रेटेजिकली। उसके बाद दोनों जो है वो FATF के मेंबर है। FATF क्या है, दोनों का मतलब है ये जो कंट्रीज है सब, ठीक है ना। ठीक है, जीसीसी की जो कंट्री है, जीसीसी जो है वो एज अ ग्रुप FATF का मेंबर है। ठीक है, सब कंट्री अलग अलग नहीं है। जैसे यूरोपियन यूनियन की हम बात करें, जो यूरोप की यूनियन है, उसकी जो कंट्रीज हैं वो भी किसी ग्रुप में जाती हैं तो पूरी इकट्ठे जाती हैं यूरोपियन यूनियन के नाम से। इसी तरह जो जीसीसी की कंट्रीज हैं वो FATF में जीसीसी के नाम से है। ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। ठीक है, अब हम जानते हैं FATF क्या है। FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये मान लीजिए कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ठीक है, ये टेररिज्म के लिए मनी दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई और मनी का काम हो रहा है, या कोई और एंटी टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है, सॉरी कोई टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है, एंटी टेररिज्म नहीं, कोई टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है, तो उसके खिलाफ ये कंट्री ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है FATF। आपने सुना होगा इसकी ग्रे लिस्ट में अभी पाकिस्तान था, अभी इसी साल बाहर हुआ है, अभी कुछ महीने पहले। ठीक है, इसमें ईरान भी है इसकी ब्लैक लिस्ट में, नॉर्थ कोरिया भी है। ठीक है, तो ये टेररिज्म से लड़ने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग से, टेररिज्म से नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग से। ठीक है,
मनी का उल्टा सीधा यूज, ब्लैक वाइट और ये सब, और टेररिज्म के लिए मनी प्रोवाइड कराना। ऐसे जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया में टेररिज्म फैलाने के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मनी देती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मनी पैसे देती है, तो ऐसे सब काम के लिए, ठीक है। उसके बाद मैनी ऑफ द गल्फ कंट्रीज डू बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडिया, ठीक है। जो ये बहुत सारी, ये जितनी भी गल्फ कंट्रीज है इनमें से बहुत सारी कंट्री इंडिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करती है। मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, जैसे किसी देश की मिलिट्री इंडिया में आई और इंडिया की मिलिट्री ने, दोनों ने मिलकर एक अभ्यास किया, मतलब ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज करी, ऐसी प्रैक्टिस की मिलिट्री ने, या किसी और देश में उसकी मिलिट्री है और इंडिया की मिलिट्री वहां पे गई, पूरी नहीं जाती, कुछ मेंबर्स जाते हैं, ठीक है, और वहां पे जाके अभ्यास किया। अलग अलग वेदर का पता चलता है, अलग अलग क्लाइमेट का पता चलता है, अलग अलग जो भी एरिया है, नेचुरल एरिया है, नेचुरल कैलेमिटी, सबका पता चलता है अगर आप अलग अलग जगह प्रैक्टिस करोगे, तो इसलिए ये होती है, ठीक है, ठीक है। अलग अलग प्रॉब्लम्स का फेस होता है, अलग अलग प्रॉब्लम फेस करते हैं, पता करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इंडिया और ओमान की बात करें, ये अगर हम नेवी में आर्मी में बात करें, तो अल जहान के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज वो करते हैं। एयरफोर्स की बात करें तो ईस्टर्न ब्रिज के नाम से एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच में। नेवल एक्सरसाइज की बात करें, नेवल मतलब नेवी एक्सरसाइज की, ये आपकी आर्मी हो गई, ये एयरफोर्स हो गई। नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो नसीम अल बहर नाम से एक्सरसाइज है, उसको इंडिया और ओमान करते हैं ईयरली, साल में एक बार, ठीक है। इंडिया और यूएई की बात करें तो एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है डेजर्ट ईगल, इंडिया और यूएई करते हैं। नेवल एक्सरसाइज की बात करें नेवी वाली, तो इंडिया यूएई बायलैटरल एक्सरसाइज है, उसको करते हैं साल में, ठीक है। तो ये मिलिटरली भी एक दूसरे की मदद करते हैं एक्सरसाइज करके एक दूसरे के साथ। तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक रिलेशन है जो इंडिया और इसके बीच में है, इंडिया और गल्फ रीजन के बीच में, गल्फ रीजन की कंट्रीज के बीच में। उसके हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिलेशन, इनके पॉलिटिकली कैसे रिलेशन है। वैसे अगर हम देखें इनके पॉलिटिकल इंस्टेंस क्या क्या है, पॉलिटिकली फॉलो करती हैं, तो ये सब कंट्री मोनार्क फॉलो करती है। मैंने आपको बताया अलग अलग प्रकार के मोनार्क, लेकिन फॉलो मोनार्क ही करती है, ठीक है। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन पॉलिटिकली जो ये कंट्रीज हैं, जैसे गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट हुई, यूएई की गवर्नमेंट हुई, वो इंडियन गवर्नमेंट के हमेशा से दोस्त रहे, क्योंकि ट्रेड हो रहा है इतना अच्छा, प्रॉब्लम भी सेम सी शेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से दोस्त रहते हैं, ठीक है। जहां ट्रेड अच्छा होगा वहां दोस्ती हमेशा उन कंट्रीज के बीच में रहेगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ट्रेड अच्छा अगर किसी कंट्री के बीच में हो रहा है, कुछ कंट्री को छोड़ के, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में बहुत अच्छा ट्रेड है लेकिन दोस्त नहीं है आपस में, ठीक है। लेकिन 90% टाइम अगर ट्रेड अच्छा है तो दोस्ती हमेशा अच्छी होगी कंट्रीज के बीच में, ठीक है। ट्रेड जो है हमेशा हेल्प करता है रिलेशन को अच्छे करने में, क्योंकि पैसे की बात आ जाती है, जहाँ पैसे की बात आती है फिर थोड़ा सा कंट्रीज भूल जाती हैं आपस में, कोई प्रॉब्लम भी होता है। तो पॉलिटिकल रिलेशन की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गल्फ कंट्रीज आर वेरी फ्रेंडली, मतलब आपस में बहुत अच्छी दोस्त रही है, हमेशा से दोस्त रही है कंट्रीज, जो गल्फ कंट्रीज की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है। इससे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी जो है, इनको कुछ साल पहले यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या ऑर्डर जो भी कहना चाहें, ऑर्डर ऑफ जायद, ऑर्डर ऑफ जायद के नाम से एक यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, जो सिविलियंस को अवार्ड मिलता है, मिलिट्री अवार्ड नहीं, सिविलियंस को जो अवार्ड मिलता है। तो जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है यहाँ पे वो पीएम मोदी को मिला था यूएई से, जो है आपका ऑर्डर ऑफ जायद, ठीक है। वहीं अगर दूसरी बात करें, जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है बाहरीन का, वो भी पीएम मोदी को मिला हुआ है, जिसका नाम है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनिसेंस, ठीक है। ये इस अवार्ड का नाम है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनिसेंस, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो यूएई और इंडिया ने, यूएई और सऊदी अरेबिया ने जब इंडिया ने 2019 में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया था, जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था वो हटाया था, तो पाकिस्तान ने बहुत इन कंट्री से बात की कि आप भी इस्लामिक हो, हम भी इस्लामिक हैं, तो आप हमारा साथ दो, इंडिया की वो करो, इंडिया से बोलो आपने ऐसे कर दिया, इंडिया के खिलाफ कुछ बोलो। लेकिन इन कंट्रीज ने इंडिया के खिलाफ कोई वो नहीं लिया, कोई अपना स्टैंड नहीं लिया। इन्होंने बस इतना बोला कि ये इंडिया की डोमेस्टिक इशू है, इंडिया और पाकिस्तान का, तो वो आपस में सॉल्व कर लेंगी। कश्मीर जो इंडिया का हिस्सा है तो वो उसका डोमेस्टिक काम है, वो अपने हिस्से में क्या कर रही है, ठीक है, तो हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, इंटरनेशनल का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये इंटरनेशनल कोई पॉइंट नहीं इंटरनेशनली। तो यहाँ पे भी इन्होंने इंडिया का साथ दिया, तो ये सब पॉइंट दिखाते हैं कि इनका रिलेशन पॉलिटिकली भी इंडिया के साथ बहुत अच्छा है, ठीक है, ये जितनी भी गल्फ कंट्री है। उसके बाद हम कुछ वे फॉरवर्ड जान लेते हैं।
कुछ वे फॉरवर्ड जान लेते हैं कि इन कंट्रीज, ये जो गल्फ रीजन है, ये कुछ आगे और अच्छा करने के लिए वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकती है। थोड़ा सा मिट गया है, मैं लिख देता हूँ। तो ये मैं ऐसे घूम रहा हूँ तो उसकी वजह से मिट गया है। ठीक है, मेरा हाथ लग गया था यहाँ पे, उसके वजह से मिट गया है। तो कुछ वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। यहाँ पे जितने भी गल्फ रीजन की कंट्रीज हैं, वो आगे और अच्छा करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए क्या कर सकती है। इंडिया एंड जीसीसी एफटीए। एफटीए मैंने आपको बहुत वीडियोस में बताया था, पूरी वीडियो मैंने एक एफटीए के ऊपर बनाई थी, आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो एफटीए होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कंट्रीज आपस में ट्रेड करने के लिए करती हैं, जिससे ट्रेड आसान होता है, टैरिफ वगैरह कम हो जाते हैं और बहुत अच्छे से ट्रेड कर सके, कंट्रीज प्रमोट कर सके, एक दूसरे कंट्री में अपना सामान ट्रेड अच्छे से कर सके। तो उसके लिए एफटीए साइन होते हैं कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो जो ये इंडिया है, इंडिया और जीसीसी कंट्रीज जो है, ये आपस में और अच्छा करने के लिए अपने ट्रेड को एफटीए साइन कर सकती हैं। हालांकि इंडिया ने अभी अभी कुछ दिन पहले ही, इसी साल में 2022 में, यूएई के साथ एक एफटीए साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन वो इंडिविजुअली यूएई के साथ किया है। अगर इंडिया पूरे जीसीसी के साथ साइन कर ले, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जीसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह इंडिया के साथ अगर साइन कर ले, तो जितनी भी कंट्रीज है जीसीसी में, ये सब कंट्री इंडिया की मार्केट का वो उठा सकती है, लुत्फ उठा सकती हैं। इंडिया के इतने सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, इतनी बड़ी वर्क फोर्स है, इतनी बड़ी एजिंग पॉपुलेशन है इंडिया की, एजिंग नहीं सॉरी वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की, उसको वो हेल्प बहुत ज्यादा मदद कर सकती है दोनों कंट्रीज के ट्रेडिंग में हेल्प करने के लिए, जो ट्रेड है उसमें हेल्प करने के लिए, मार्केट अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सकती है। और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है इस टाइम पे, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में आ रही हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है इन कंट्रीज का, इन कंट्रीज का आपस में, इंडिया का और इन सब कंट्रीज की। तो अगर ये आपस में एफटीए साइन कर ले, तो एक दूसरे का बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है और इस ग्रुप को फ्लरिश होने में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। ठीक है, दूसरा, जीसीसी कंट्रीज हैज टू फोकस मोर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, हायर एजुकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अलग अलग फील्ड कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो जीसीसी कंट्रीज और ज्यादा इन फील्ड पे अगर फोकस करे, तो और अच्छे से ये कंट्री बढ़ सकती है और कंट्री से ये ग्रुप फ्लरिश हो सकता है और अच्छे से बढ़ सकता है इकोनॉमिकली, और सब चीजों में बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सकता है। ये कुछ पॉइंट क्या है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, हमने यहाँ पे बात की एनर्जी, किसी भी काम के लिए, गाड़ी चलाने के लिए भी एनर्जी, तो पेट्रोल भी एक टाइप की एनर्जी होता है, क्रूड ऑयल इसमें एनर्जी बोलते हैं, क्रूड ऑयल को। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है, यहाँ पे ये लोग, जो अगर हम बात करें गल्फ रीजन की, तो यहाँ पे जो एक क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये जो आपका क्रूड ऑयल है, सॉरी, ये क्रूड ऑयल जो है आपका, ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करता है। ठीक है ना, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो पॉपुलेशन बहुत ना के बराबर करती है। ठीक है, लेकिन आजकल हम ध्यान दें, अगर पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को देखें, तो कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा प्रमोट कर रही है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है कंट्रीज। तो अभी धीरे धीरे कंट्री शिफ्ट हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, इंडिया भी शिफ्ट हो रहा है, ग्रीन एनर्जी लाना चाह रहा है इंडिया, ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, तो इन कंट्रीज को नुकसान है, इनका ऑयल कम जाएगा, क्रूड ऑयल इनका कम बिकेगा। अगर सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ करेंगे या कोई भी और रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स उसके ऊपर फोकस करेंगे, तो इन कंट्रीज को ही नुकसान है। तो इसलिए इन कंट्रीज को भी हो सकता है कि अगर कल को बहुत ज्यादा कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वो हो गई, तो इनकी जो ये यहाँ पे मैंने वो है अपना, जो इनका वो बना हुआ है पूरा, जो इनका पूरा स्थान बना हुआ है यहाँ के हाईएस्ट ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उसको नुकसान हो जाएगा। ये ऑयल प्रोड्यूस तो करेंगे, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं, तो फायदा क्या है जब सब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो इन कंट्रीज को भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो करना चाहिए, जो अपना एक कमाई का जरिया है, जो यहाँ पे ऑयल है कमाई का जरिया, नेचुरल गैस है, तो उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अलग अलग चीजों में उसको लगाना चाहिए। ठीक है, अलग अलग चीज फील्ड उनको एक्सप्लोर करने चाहिए, ताकि ये आगे भी ऐसे ही फ्लरिश कर सके। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे इन लोगों को काम करना चाहिए, अदर कंट्रीज के साथ मिलकर, जो और बहुत अच्छा काम कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, अपनी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो अच्छी से अच्छी इनको एजुकेशन मिल सके। इसका एक एग्जांपल मैं अगर हायर एजुकेशन का दूं, तो अभी जब मैंने आपको बताया था कि यूएई के साथ इंडिया ने एफटीए साइन किया है, तो उसमें यूएई ने एक पॉइंट रखा था कि इंडिया जो है यूएई में एक आईआईटी खोले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने आईआईटी के बारे में सुना होगा, इंडिया में आईआईटीज हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए।
तो एक IIT जो है इंडिया यूएई में भी खोले, तो ये लोग थोड़ा काम कर रहे हैं हायर एजुकेशन पे। इन पूरे ग्रुप को मिलके एक साथ ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, और कंट्रीज में जहाँ हायर एजुकेशन स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पे बात करके, और वहाँ पे अपने बच्चों को भेजें अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, या अपने यहाँ पे हायर एजुकेशन को मजबूत करें, ठीक है। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, स्पेस में अपनी मिसाइल, सॉरी मिसाइल नहीं, अपनी जो आपकी सैटेलाइट्स हैं उनको भेजने के लिए, ठीक है, अपनी स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, अपनी स्पेस इंडस्ट्री को, चाहे किसी भी कंट्री की मदद लेनी पड़े, मान लीजिए इंडिया की मदद ले लें, इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है स्पेस फील्ड में, तो यहाँ पे मदद लेके इंडिया की मदद लेके काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अदर टेक्नोलॉजी इनोवेशन, कोई और टेक्नोलॉजी में कोई भी इनोवेशन है उसमें भी बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं आपस में कंट्री मिलके, किसी और कंट्री की हेल्प करके। तो ये इसके कुछ वे फॉरवर्ड है, ठीक है, कि एक तो इंडिया के साथ FTA साइन कर रहे हैं ये ग्रुप मिलके, या किसी और कंट्री के साथ जिसका साथ इनका अच्छा ट्रेड है उनके साथ अच्छा काम करें, उसके साथ अच्छा मिलके। यहाँ पे मैंने इंडिया को इसलिए मेंशन किया है कि हमारे लिए इंडिया का मैटर करता है, ठीक है ना, इंडिया को फायदा हो, ठीक है। तो या इंडिया के साथ ये कर सकती हैं FTA साइन, और इन सब फील्ड में रिन्यूएबल एनर्जी है, हायर एजुकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, या किसी और फील्ड में, टूरिज्म के फील्ड में या किसी और फील्ड में और अच्छे से काम कर सकती हैं, चाहे किसी भी कंट्री की हेल्प करें। इंडिया भी इन सब फील्ड में काम कर रहा है तो इंडिया की भी हेल्प ले सकती है सब कंट्री, ठीक है ना। तो ये इसकी कुछ वे फॉरवर्ड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए GCC में इतना ही। GCC के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, एक बार आप बोर्ड को देख लीजिए, सारा कुछ आप एक बार देख लीजिए पूरा बोर्ड, आपको कुछ देखना है तो आशा है फ्रेंड्स आपको GCC के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर जाकर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसमें सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियो भी आज अपलोड होकर उसमें ऐड हो जाएगी, और इस वीडियो में या किसी पुरानी वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बताइए, मैं उसको भी उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।